Welcome everyone. Today we are going to continue our new sample question paper, that is sample question paper 4 of science solved part. तो बिना देरी किए चलिए जल्द से शुरू करते हैं सेक्शन ए को. Which of the following chemical reactions best depicts ethane's full combustion? तो ईथेन का एक फुल कंबशन जब होगा, ईथेन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो उसका जब फुल कॉम्बशन मतलब क्या, कंप्लीट कॉम्बशन की बात करी जा रही है, तो उसमें क्या होगा, कंप्लीट कॉम्बशन में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और हीट एनर्जी निकलता है. तो कौन सा वाला यहाँ से आंसर होगा देखते हैं. तो पहले देखो, इथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स बर्न्ड कार्बन, अनबर्न्ड कार्बन प्लस वाटर वेपर. ये गलत इक्वेशन है, ठीक है. अनबर्न्ड नहीं होगा, ये तब होगा जब बहुत ऑक्सीजन की मात्रा कम हो. इसके बाद C2H6 और CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी पॉसिबल तब है जब लैक ऑफ ऑक्सीजन में किया गया हो कॉम्बशन को, ठीक है ना. तो ये भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज कंप्लीट कॉम्बशन की बात की जा रही है. C2H6 प्लस O2 प्लस CO2 प्लस H2, हाँ भाई ये करेक्ट इक्वेशन है. लेकिन क्या बैलेंस्ड है ठीक से? कार्बन 2 है, कार्बन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 6 है और ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 4 और 3, ऑक्सीजन यहाँ पर 7 है. तो ऑक्सीजन का नंबर्स ठीक नहीं है, तो ये वाला इक्वेशन भी गलत हो गया. तो बाकी का जो लास्ट में बचा वही हमारा आंसर होगा. क्लियर, ऑप्शन ए विल बी द आंसर. अब देखो कैसे, तो देखो बैलेंस करके देखो, मतलब बैलेंसिंग मिला के देखो. 2 कार्बन डन, 6 हाइड्रोजन डन, 3.5 इंटू 2 मतलब क्या, 7 ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर 4 प्लस 3 7 ऑक्सीजन डन. अच्छा, मैच दी फॉलोइंग. जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देन इट विल डिस्प्लेस इट. तो डिस्प्लेस करने के बाद हमें मिलेगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. तो ए का रोमन 2 किस किस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में सिर्फ ए का रोमन 2 है, तो ये हमारा आंसर होगा. बाकी की चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है. इसके बाद बिल्डर्स यूज प्लास्टर ऑफ पेरिस टू मेक द सरफेस लेयर ऑफ द इनर वॉल्स ऑफ ए बिल्डिंग. Which property of plastic of Paris powder makes it suitable building material? ऑप्शन है इट इज़ लाइट वेट, फॉल्स. इट इज़ फाउंड रीडली इन नेचर, फॉल्स. इसको बनाया जाता है, ठीक है, ये नेचर में फाउंडेबल नहीं है. इट इज़ वाइट इन कलर, लेकिन ये इसका रीज़न नहीं है. इट गेट्स हार्ड व्हेन मिक्सड विद वाटर, दिस इज द करेक्ट रीज़न, ठीक है. इसका कलर वाइट है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको वाइट कलर है इसलिए बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ किया गया. वाइट कलर तो अपना क्या था भाई, बेकिंग सोडा भी है वाइट कलर का, तो उसको उसका यूज़ क्यों नहीं करते. वॉशिंग सोडा भी जो वाइट कलर का है उसको क्यों नहीं यूज़ करते. प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्यों यूज़ करते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ना. तो इसके लिए आंसर होगा कि जब भी इसमें वाटर का इसके साथ कांटेक्ट हो जाता है तो ये बन जाता है जिप्सम, और जिप्सम के पास हार्डनिंग कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है ना, फीचर्स है जो वॉल को एकदम सॉलिड फिनिश देता है ना. अच्छा, ए सोल्यूशन ऑफ एन एसिड विद pH 5.1 is given. Which of the following can be done to increase its pH? अब देखो pH 5.1 है, इसके इंक्रीज को बढ़ा कैसे सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं. सिंपल सी बात है भाई, H प्लस आयन से कॉन्सेंट्रेशन को घटा के. अब इसको घटा कैसे सकते हैं, पहला ऐड डिस्टिल्ड वाटर टू इट. हाँ भाई, अगर तुम डिस्टिल्ड वाटर ऐड करोगे तब इसका, ठीक है, pH कम हो जाएगा, मतलब सॉरी pH ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना, बढ़ेगा. ये भी डन है. फिर ऐड ए सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट एसिड विथ pH 5.8. अब इसका 5.1 है, इसका 5.8 है, तो इसमें क्या है, इसमें कंपैरेटिवली H प्लस आयंस, ठीक है, कम है इसके कंपैरिजन में. तो इसको ऐड करने पर भी H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा और pH का वैल्यू बढ़ेगा. ओके, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. फिर ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ए बेस. अरे भाई ये तो बल्ले बल्ले हो गया, क्योंकि बेस ऐड करोगे तो बेस में है OH माइनस आयंस, तो क्या करेगा वो H प्लस आयंस के कॉन्सेंट्रेशन को कम कर देगा, ठीक है. तो ऐसे भी आप इसको भी कर सकते हो, ठीक है, pH को बढ़ाने के लिए. अब आपके ओसवाल में गिवन है कि ये वाला जो मेथड है रोमान 3 वाला, ये सबसे सुइटेबल मेथड है, लेकिन हमें पूछा गया है कि कौन सा वाला हम करेंगे जिससे कि pH इंक्रीज हो. यहाँ पर पूछा नहीं कि कौन सा ज़्यादा सुइटेबल है, कौन सा अच्छा होगा. ओके, सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, लेकिन यहाँ पर ओसवाल में सिर्फ ऑप्शन बी लिखा है, ओनली रोमान 3. ये गलत आंसर है भाई, बिकॉज देखो डिस्टिल वाटर ऐड करोगे तब भी pH बढ़ेगा, ये करोगे तब भी बढ़ेगा, और ये करोगे तब तो बढ़ेगा ही. लेकिन यहाँ पर पूछा नहीं गया भाई कि कौन सा सबसे अच्छा मेथड है. अगर सबसे अच्छा मेथड हमें पूछा जाता तो हम ये बताते भाई रोमान 3 सबसे अच्छा मेथड है pH को इंक्रीज़ करने का. लेकिन बोला कि कौन से प्रोसीज्योर से हम इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो इनमें से कोई भी चलेगा.
ठीक है, एनी ऑफ दी रोमन 1, 2 और 3, ओके, कोई सा भी चलेगा। तो ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। आई होप इसमें ही लिखा था कि कोई सा भी, मतलब ऑप्शन बी लिखा था या फिर मैंने कुछ और क्वेश्चन देखा था। फिर मैं चेक कर लेता हूँ, रुको। इधर से ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4 का देखते हैं आंसर। इसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ देखा था मैंने, अरे बाप रे, कहाँ गया। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में डी ही लिखा है, आई गेस ये और एक क्वेश्चन था ना। ओह अच्छा, ये तो शायद और एक क्वेश्चन था। अच्छा कोई बात नहीं, आई गेस ये और एक सैम्पल पेपर में था जिसमें मैंने बताया था, शायद मैंने बताया था, हाँ, जिसमें ओह अच्छा एक और क्वेश्चन था, उसमें बेस के बारे में था ना, कि बेस विथ पीएच समथिंग, उसको आपको उसके पीएच को घटाना है। तो उसमें ऑप्शन डी आया था, अच्छा ऑप्शन बी आया था ना इसमें ऑप्शन, अच्छा कोई बात नहीं। तो ऑप्शन डी होगा आंसर इसका, ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, इसमें कोई शक नहीं है, शक वाली कोई बात ही नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन था, ओके कोई बात नहीं। ए पार्ट ऑफ ए होमोलोगस सीरीज इज शोन बिलो दिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स बिलोंग टू दिस सीरीज। तो अब कैसे निकालेंगे कौन सा सीरीज में, सिंपली CH2 यूनिट यहाँ पर ऐड कर दो, मतलब एक कार्बन एटम ऐड कर दो और 2 हाइड्रोजन एटम ऐड कर दो। तो एक हाइड्रोजन एटम, सॉरी, कार्बन एटम ऐड करोगे तो C4 होगा, और 8 में और 2 ऐड करोगे तो C4H10 होगा, और O रहेगा। तो C4H10 कौन सा ऑप्शन है, ये वाला बी ऑप्शन, ये आंसर आ जाएगा, सिंपल, क्लियर एकदम, ओके इजी। While studying the saponification reaction, what do you observe when you mix an equal amount of colorless vegetable oil and 20% aqueous solution of NaOH in a beaker? तो जब भी सेपोनिफिकेशन रिएक्शन होता है और उसमें तुमने इक्वल अमाउंट में कलरलेस वेजिटेबल ऑयल और 20% एक्वा सोल्यूशन, ठीक है, ऑफ NaOH को डाला बीकर में, तो तब क्या होगा, ठीक है, तब क्या होगा। इसका आंसर है कि जो बीकर होगा, मतलब बीकर का जो बाहरी हिस्सा होगा, आउटर सरफेस, वो गर्म हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ये, ठीक है, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन वन काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है उसमें, तो इसीलिए जो बीकर है वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन होगा सी। अच्छा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इन सम कंट्रीज इज 120 हर्ट्ज, व्हाट डज दिस मीन। The current changes direction 120 times a second, 60 times per second. The current changes direction after every 60 seconds. The current changes direction after every 120 seconds. गलत है। इसमें एक्चुअली क्वेश्चन होना चाहिए था कि 60 हर्ट्ज, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज हमने पढ़ा था जब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज था AC करंट का, तो वो क्या करता था, वो 100 टाइम्स अपना डायरेक्शन बदलता था, डायरेक्शन को चेंज करता था, डायरेक्शन को चेंज करता था इन 1 सेकेंड, क्लियर, ठीक है। 50 हर्ट्ज का मतलब 50 ऑसिलेशंस पर सेकेंड एंड 100 टाइम्स जो डायरेक्शन है वो चेंज होता था, ठीक है, इन ए सेकेंड। तो एक तो या फिर ऑप्शंस गलत है, या फिर ये 60 हर्ट्ज होगा 180 120 की जगह पर। अगर ऑप्शन गलत है तो यहाँ पर ये होगा 240 टाइम्स इन ए सेकेंड, ठीक है। करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन 240 टाइम्स ए सेकेंड, इसका हर्ट्स अगर इतना, इसका मतलब ये है, ठीक है। ओके, तो इसका आप कर सकते हो क्या कि इसको हम 120 को मिटाकर 60 लिख सकते हो, ठीक है। एक आई गेस क्वेश्चन प्रिंटिंग में गलती है, तो इसको मैं हटा देता हूँ ना, हटाने के बाद इसको मैं 60 लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मैं 60 लिखता हूँ तब जाके ऑप्शन के साथ मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि भाई ऑप्शन को बदल के क्वेश्चन को सेम रखा जाए तो यहाँ पर 240 टाइम्स लिख लेना, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसमें 60 हर्ट्ज लिख देता हूँ, ठीक है, तब हमारा आंसर बी होगा ऑप्शन, ठीक है। 60 हर्ट्ज का मतलब कि 120 टाइम्स, इसे डबल टाइम्स क्या करेगा, इसका करंट अपना डायरेक्शन बदलेगा। when sodium bicarbonate reacts with dilute hydrochloric acid the gas evolved is, तो देखो भाई बाइकार्बोनेट है, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। हमें पता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बाइकार्बोनेट प्लस डाइल्यूट HCl
रिएक्ट करके सोडियम सॉल्ट NaCl, ठीक है, प्लस H2O वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्क, ऑप्शन 3 होगा, ठीक है, रोमन 3 ऑप्शन सी। क्लियर, ये हमारा आंसर होगा। एक और है देखो, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लोज ऑफ ए बर्निंग मैच स्टिक विद पॉप साउंड। नहीं, बर्निंग मैच स्टिक को ये ब्लो आउट तो करता ही है लेकिन पॉप साउंड के साथ नहीं। क्लियर, अच्छा, पॉप साउंड के साथ कौन करता है भाई? हाइड्रोजन गैस। क्लियर, ओके। इसके बाद यहाँ पर और कोई क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू इन रेफरेंस टू द डायग्राम शोन? ओके, इमेज इज रियल, नोट ट्रू बोला ना, इमेज इज रियल, हाँ भाई, बिकॉज कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया है, तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होता है? इमेज इसी के नीचे फॉर्म होता है, इन्वर्टेड और सेम साइज का, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये तो भाई ट्रू है। इमेज फॉर्म इज एनलार्ज, एनलार्ज है क्या? नहीं, जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसके ठीक नीचे सेम हाइट का ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, तो ये ऑप्शन गलत है। इमेज इज नॉट एनलार्ज्ड, इट इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और देखो, इमेज इज फॉर्म एट डिस्टेंस इक्वल टू डबल द फोकल लेंथ। हाँ भाई, फोकल लेंथ ये है, इसका डबल डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट फॉर्म करे, सॉरी इमेज फॉर्म करेगा। इमेज फॉर्म इज इन्वर्टेड, ऑब्वियसली भाई रियल है तो इन्वर्टेड होगा ही। ओके, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर कौन सा है भाई? कॉनकेव मिरर, इज 30 सेंटीमीटर। व्हाट एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू ऑब्टेन ए वर्चुअल इमेज? जरा देखो, इसको मैं उस ऑब्जेक्ट से, इस वाले डायग्राम से करवाता हूँ। बोला है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो है 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब क्या? कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो दिस इज 30 सेंटीमीटर एंड वी नो दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो यहाँ से हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे, तो फोकल लेंथ क्या होगा? 15 सेंटीमीटर का हाफ, सॉरी 30 सेंटीमीटर का हाफ 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर का हाफ 15 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ, कॉनकेव मिरर के कौन से केस में, मतलब कहाँ ऑब्जेक्ट को रखने पर हमें वर्चुअल इमेज मिलता था? तुम बोलोगे भाई कि भाई मैं याद है, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखने से वर्चुअल इमेज बनता था पीछे, ठीक है, बिहाइंड द मिरर। क्लियर, अच्छा, मतलब क्या कि मुझे जो ऑब्जेक्ट है वो 0 सेंटीमीटर से लेके 15 सेंटीमीटर के बीच में रखना पड़ेगा। क्लियर है बात? अब बोलोगे भाई 15 सेंटीमीटर के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा? तो 15 सेंटीमीटर के ऊपर रखोगे मतलब फोकस के ऊपर रखोगे, और फोकस के ऊपर रखने पर इमेज फॉर्म होता है कहाँ पर? इमेज तुम्हारा फॉर्म होता है इन्फिनिटी पे, और ये एनलार्ज्ड साइज का होता है, ठीक है, वर्चुअल नहीं होता, रियल इन्वर्टेड होता है। तो फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखने पर वर्चुअल इमेज बनता है, मतलब 0 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बिटवीन में रखोगे तो तुमको वर्चुअल इमेज मिलेगा। तो ऑप्शन कौन सा है? बिटवीन 0 एंड 15 सेंटीमीटर इज द आंसर। क्लियर, इसी डायग्राम से समझा दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ए रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विथ वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ट्रू है भाई। क्विकलाइम रिएक्ट्स विगोरियसली विथ वाटर रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ट्रू है भाई, ऑप्शन ए, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और बहुत विगोरसली रिएक्ट करता है, एक हिसिंग साउंड आता है, ठीक है, आप करके देखना, अगर आपके पास क्विकलाइम है तो पानी में डाल लेना थोड़ा सा अमाउंट, ठीक है, ज़्यादा मत डालना, नहीं तो भाई ज़्यादा ही खतरनाक रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, सच्ची मुच्ची का विगोरस हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज आप तो सिर्फ पढ़ते हो विगोरस है, लेकिन कितना विगोरस है तो आपको पता नहीं। तो जब आप ज़्यादा जानने की जगह, मतलब ज़्यादा जानने की क्या बोलते हैं, क्यूरियोसिटी में, ठीक है, तो थोड़ा 1 kg डाल दिया आपने, 1 kg वेट का डाल दिया आपने क्विकलाइम पानी में, तब तो भाई धमाका हो जाएगा आपके घर में, ठीक है, घर में हो, स्कूल में हो, कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए भाई ज़्यादा क्यूरियोसिटी को अपने अंदर ही रखो, ठीक है, जानने की इच्छा है तो अच्छी बात है, लेकिन गूगल से जानो, ठीक है, दूसरे लोग जो कर रहे हैं उसे देखो, ठीक है, खुद करने की ट्राई मत करो, ठीक है, नहीं तो हादसा हो सकता है। कंट्रोल में करो, कंट्रोल मैनर में करो, ठीक है, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा ओवर करने जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। ए करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर एक्सपीरियंसेस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, हाँ भाई, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, इसके वजह से बना है ना। अच्छा, द नेट चार्ज ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। ये फॉल्स है क्या? नहीं, फॉल्स नहीं है। देखो, कंडक्टर तो खुद का कोई चार्ज नहीं है उसका, है ना, कंडक्टर का तो खुद का कोई चार्ज नहीं है। चार्ज किस लिए आता है? चार्ज तभी आता है जब तुम उसके अंदर से करंट को फ्लो करवाओगे, ठीक है। तो नेट चार्ज जो है
वो तो ज़ीरो है ही। अब नेट चार्ज तब नॉन ज़ीरो होता है जब तुम उस पर क्या होता है, सिर्फ उसमें एक तरीके का कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस तुम अगर उनके एक्रॉस में लगाते हो तब जाके उसके अंदर एक चार्ज बनता है, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। लेकिन मैं ये फ्लो ऑफ चार्ज की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि भाई कंडक्टर का नेट चार्ज क्या ज़ीरो है? हाँ जी है। अब बोलोगे भाई क्यों? देखो, कंडक्टर क्या है? मेटल है। अब मेटल बेचारा क्या है? एटम है, ठीक है ना। मेटल का एक एटम मान लेते हैं, सपोज कॉपर मेटल का एक एटम है। अब एटम के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, प्रोटॉन भी रहता है साथ ही साथ, है ना। सिर्फ इलेक्ट्रॉन तो नहीं रहेंगे, प्रोटॉन भी रहेंगे, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के इफेक्ट्स को नलिफाई कर देते हैं, ठीक है। मतलब ना उसका राज चलेगा ना इसका राज चलेगा, दोनों का ही क्या होगा, दोनों का ही बराबर चलेगा। मतलब इसमें नेट चार्ज जो है वो ज़ीरो है। क्लियर, नेट चार्ज इज ज़ीरो। तो ऑप्शन मतलब रीज़न भी करेक्ट है और ए भी करेक्ट है, लेकिन ए को बी ने एक्सप्लेन नहीं किया। ये तो बात कर रहा है नेट चार्ज के ऊपर, ये बात कर रहा है फोर्स के ऊपर, तो दोनों सेम टॉपिक नहीं है, तो एक्सप्लेनेशन ये करेक्ट नहीं है, लेकिन दोनों रीज़न और असर्शन दोनों ही ट्रू है। क्लियर। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट वेदर द गिवन केमिकल रिएक्शन इज ए रेडॉक्स रिएक्शन और या फिर नहीं। तो देखो भाई, देखते हैं कि रेडॉक्स है या नहीं। तो मैंगनीस ऑक्साइड, ठीक है, अब देखते हैं कि मैंगनीस इस यहाँ पर किसके साथ है और यहाँ पर किसके साथ है। तो मैंगनीस यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ है, यहाँ पर मैंगनीस क्लोरीन के साथ है। तो ऑक्सीजन और क्लोरीन दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर तो भाई क्या हुआ, यहाँ पर तो आपको एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दिखा, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक यू कैन से क्या कहते हैं इसको, ऑक्सीजन। लेकिन अगर आपको दिक्कत हो रहा है कि ये देखने में कि वाकई में ये रेडॉक्स है या नहीं, तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अलावा भी मैंने आपको दो दो कॉन्सेप्ट दिए हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, एक है ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। तो ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट से हम निकाल सकते हैं। तो Cl क्या है भाई, क्लोरीन का एटम है, और एटम में क्या सा चार्ज रहता है, ज़ीरो चार्ज रहता है, तो इसके ऊपर चार्ज होगा ज़ीरो। अब यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन का चार्ज क्या होता है, -2, और हाइड्रोजन का +2, बिकॉज दो एटम है, ओके, हाइड्रोजन के। तो एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 1, तो दोनों का होगा +2। यहाँ पर मैंगनीज का कितना होगा, यहाँ पर क्लोरीन का है -1, ओके। तो क्लोरीन का -1 होने से दो क्लोरीन है एटम्स, तो -2, तो इसका कितना होगा, +2, ठीक है, बैलेंस करने के लिए, ओवरऑल चार्ज ज़ीरो होने के लिए पढ़ाया था। क्लोरीन का यहाँ पर क्या है, Cl- और यहाँ पर H+। क्लियर। अच्छा, H+ हो गया। इसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन के दो हैं, तो -4। अच्छा, ऑक्सीजन के दो दो है ना। अच्छा, तो मैंगनीज का यहाँ पर हो जाएगा, ऑक्सीजन का तो -2 और ये हो जाएगा +2, ओके। नाउ चेक इट आउट कि मैंगनीज का ऑक्सीडेशन ठीक है, ये भी ठीक है, तो चेंज कहाँ पर हुआ है। हम्म 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 अरे कहाँ चला गया, अच्छा लिखा था मैंने, कहाँ चला गया पता नहीं, जो कोई बात नहीं, देखो फिर से लिखता हूँ। ये क्लोरीन क्या है, एटम है, एटम का न्यूट्रल चार्ज, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0। ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का हमें पता है कि ऑक्सीडेशन नंबर होता है हमेशा -2, तो -2। तो हाइड्रोजन का कितना होगा, हाइड्रोजन का होगा +2। क्लियर, ओके। यहाँ पर Cl2 है ना, तो हमें पता है कि क्लोरीन एक हेलोजन है, और हेलोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दो दो क्लोरीन के एटम है, तो अगर एक का -1 तो दो दो कितने होंगे, -2। क्लियर, 2 तो इसका कितना होगा, +2। अब मुझे बताओ कि हमने यहाँ पर +2 कैसे दिया है, -2 कैसे दिया। तो हमें -2 ऐसे पता चला बिकॉज क्लोरीन एक हेलोजन है, और हेलोजन का -1 होता है, और दो दो है तो 2 अब ऐसा करना पड़ता है कि आयोनिक कंपाउंड का जो
ओवरऑल चार्ज होता है, आयोनिक कंपाउंड का जो ओवरऑल चार्ज होता है वो होना चाहिए 0। तो अब मुझे बताओ इसको 0 करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर +2 ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि +2 -2 कैंसिल होकर 0 हो जाए। बताया था मैंने आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में। ओके, मैंने बताया था ये भी कि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो सकता है किसी भी एलिमेंट का, लेकिन वैलेंसी हमेशा सेम रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पर वैलेंसी की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहा हूँ। क्लियर? ओके। अब Cl मतलब क्लोरीन, क्लोरीन का क्या होता है -1, तो H का कितना होगा यहाँ पर +1। क्लियर? ओके। अब ऑक्सीजन का यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या है, बताओ बताओ, 2-, लेकिन दो ऑक्सीजन एटम है, तो 2 - 2 4-। ओके, 4-। तो मैंगनीज का कितना होना पड़ेगा भाई, इसको 4+ होना पड़ेगा। अब गौर से देखो, ठीक है, ये -1, ये +1, ये -4, फिर 4- और ये 4+। अब गौर से देखो, यहाँ पर मैंगनीज का 2+ था ऑक्सीडेशन नंबर, अब यहाँ पर 4+ है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी सेम नहीं रहता। क्लियर? ऑक्सीडेशन नंबर कभी भी सेम नहीं रहता, सेम वही रहता है, सिर्फ और सिर्फ वैलेंसी रहता है। क्लियर? ओके। नाउ यू सी मैंगनीज का देखो तुम, मैंगनीज का यहाँ पर +4 था ऑक्सीडेशन नंबर, अब मैंगनीज का यहाँ पर 2+ है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 4 पहले था, अब ये रिड्यूस होकर 2 हुआ है। सो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्या कहते थे, रिडक्शन। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम क्या कहते थे, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम कहते थे रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज देखने को मिलता है तो हम कहते हैं कि रिड्यूस हुआ है। ठीक है, रिड्यूस्ड। तो MnO2 इज रिड्यूस्ड। क्यों रिड्यूस्ड? बिकॉज उसका ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हुआ है, आपको लिखना है। ठीक है, रिड्यूस्ड। ठीक है, इसका रिड्यूस। अब रिड्यूस मतलब क्या, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिकॉज दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद रिड्यूस हो रहा है। क्लियर? अब तुम यहाँ पर HCl में देखो, ठीक है, HCl में तुम देखो, अब तुम HCl में कोई सा भी देख सकते हो, या तो तुम यहाँ पर हाइड्रोजन का देख सकते हो या फिर क्लोरीन का देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन का +1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन का +2 है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ से यहाँ। या फिर अगर तुम Cl का देखना चाहते हो तो Cl का यहाँ पर -1 है। ओके, Cl का यहाँ पर क्या है, -1 है, और यहाँ पर अपना जो Cl है वो -1 से 0 आया है। ये मत सोचना कि यहाँ पर डिक्रीज हुआ है, यहाँ पर डिक्रीज नहीं हुआ। नंबर लाइन में -1 आता है, फिर 0 आता है, फिर 1 आता है, तो -1 से 0 में आ गया, मतलब क्या हुआ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत लोग सोचते हैं कि भाई -1 से 0 आया है तो डिक्रीज हो गया भाई, तब तो रिडक्शन होगा। नहीं, नंबर लाइन सोचो, -2 -1 फिर 0 फिर 1, तो -1 बढ़ा या फिर 1 बढ़ा है, तो बोलोगे 1 बढ़ा है। तो मैं बोलूँगा अगर -1 बढ़ा या फिर 0 बढ़ा है, तो बोलोगे 0 बढ़ा है। तो छोटे से बड़ा में गया है, मतलब इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज होने से क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो तुम कोई सा भी देख सकते हो, या तो तुम इसको लिख सकते हो कि इसका साथ इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, या फिर इसके साथ इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नथिंग टू बी वरीड अबाउट। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो चुका है, यहाँ से यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। कैसे? बिकॉज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, Cl का देख लो, ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब कि वो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे देख सकते हो हाइड्रोजन का भी इंक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर में। ठीक है, तो कोई सा भी देख सकते हो, कोई सा भी। सो HCl का हो गया अपना ऑक्सीडाइज्ड हो गया। अब क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हुआ है मतलब क्या, वो रिड्यूसिंग एजेंट है, Ra, दूसरों को रिड्यूस करा और खुद ऑक्सीडाइज हो गया। क्लियर? तो हो गया हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। सो दिस इज ए रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, बिकॉज ऐसे ऐसे लिखना है। ठीक है, बिकॉज आपको लिखना है रिडक्शन ऑफ MnO2 एंड ऑक्सीडेशन ऑफ HCl हैज टेकन प्लेस इन द गिवन रिएक्शन। बस ऐसे लिख देना है, और क्या चाहिए। ठीक है, हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, IMP इंपॉर्टेंट। ओके, स्टेट 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल। ठीक है, एट द इंटरफेस सेपरेटिंग द टू मीडिया और लाइन द सेम प्लेन। इसके बाद सेकंड रूल क्या था
कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज ए कांस्टेंट, ठीक है। इसके बाद फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर ए गिवन कलर ऑफ लाइट, ओके। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों वर्ड्स को इंक्लूड करना। और दिस रेशियो इज ऑल्सो दिस कांस्टेंट इज ऑल्सो कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और इस लॉ को क्या बोलते हैं भाई, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। तो लिख देना भाई, सब कुछ लिखना, क्या बोलते हैं इसको, डिराइव भी कर देना कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। लिख देना भाई, लिख देना, भूलना मत। तो स्टेट टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, लिख लेना, ईजी है, नोट में भी है। डिफाइन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब होता है, जब एयर के रेस्पेक्ट पे होता है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, बस। इसके बाद ए रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वैक्यूम टू ग्लास ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3.0। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अभी मैंने बोला कि रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, ठीक है। उस मीडियम में कितना स्पीड ऑफ लाइट है, तो हमें भी निकालना है क्वेश्चन में से। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमारा स्पीड ऑफ लाइट गिवन है जो कि है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है जो कि है 3, काट दिया। तो v इक्वल्स टू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो उस मीडियम में, मतलब ग्लास में, ठीक है, एन जी लिख देता हूँ यहाँ पर, एन जी वी जी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, ओके। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास गिवन है। और अच्छा, तो कितना होगा भाई, स्पीड होगा तुम्हारा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये 10 लिख सकते हो या फिर 1 × 10⁸ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो हाँ, तो ग्लास में इस लाइट का स्पीड होगा 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। अच्छा, नाउ क्वेश्चन नंबर 25, Ramya wants to measure the current flowing through the circuit shown below. So which among the 4 ammeters can she use for the same? Show your calculations. तो क्या करना है, सबसे पहले तुमको सारे के सारे टोटल रेजिस्टेंस निकालने हैं, फिर टोटल करंट निकालना है बिकॉज वोल्टेज गिवन है, फिर तुमको बताना है कि कौन सा एमीटर का रेंज उसको चाहिए, ठीक है। कैसे दिखाएंगे देखो, पहले तुम टोटल करंट निकालो फिर बताता हूँ। तो R2 के साथ R3 पैरेलल में है, तो RP इक्वल्स टू R2 × R3 डिवाइडेड बाय R2 + R3। सो 8 × 8 बाय 8 + 8, 64 by 16, that is 4 ओम। इसके बाद इसके साथ ये सीरीज में, बिकॉज सेम करंट जा रहा है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस R1 + RP 2 + 4 6 ओम। तो ये टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब टोटल करंट निकाल देते, टोटल करंट निकाल दीजिए सर्किट का, वोल्टेज बाय RS 12/6 2 एम्पियर। सो 2 एम्पियर इज दिस, ओके। अच्छा, 2 एम्पियर या फिर मिली एम्पियर यहाँ पर रेंज है, ओह ठीक है, समझ गया। सो 2 एम्पियर आ गया है ना। अब कौन सा एमीटर का चाहिए उसको, 0 मिली एम्पियर टू 1 मिली एम्पियर। यहाँ पर तो यूनिट ही सेम नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गलत होगा। यहाँ भी यूनिट सेम नहीं है क्योंकि मिली एम्पियर में है, ये तो एम्पियर में है, ठीक है। 0 to 1 एम्पियर, तो क्या मेजर कर पाएगा, नहीं भाई। जो एमीटर है वो 0 से लेकर 1 तक ही सिर्फ मेजर कर पाएगा करंट, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ तो 2 एम्पियर है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। फिर लिखा है कि 0 एम्पियर से 10 एम्पियर, तो 0 से लेकर 10 एम्पियर के बीच में अगर 1 एम्पियर भी हो जाए, 2 एम्पियर भी हो जाए, 1.5, ठीक है। सिंपली मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन मतलब 10 तक वैल्यूज ये कर पाएगा। अब 1.1 हो गया, 1.6 हो गया, इतने इन्फिनिट वैल्यूज है वो कर पाएगा, लेकिन 0 से लेकर 10 के बीच में कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये तो 2 एम्पियर है ना, तो ये कर पाएगा ऑब्वियसली। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन एस होगा ना आंसर, हाँ।
ठीक है, बिकॉज ये जो 2 एम्पियर है ये इस वाले रेंज के अंदर आता है, फिट होता है। तो ऑप्शन एस होगा। ठीक है, एस एमीटर विल बी एबल टू कैलकुलेट और यू कैन से measure the current flowing in the circuit। क्लियर, तो ए हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ए हेलिकल कॉयल whose length is greater than its diameter is connected to a battery as shown below। How does the magnetic field at point P compare with the magnetic field at point Q? Justify your answer। तो आपको जस्टिफाई करना है कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिफरेंट है, कंपेयर करना है। तो कंपेयर का मतलब ही क्या है? कंपेयर का मतलब ये है, रुको, क्वेश्चन नंबर 25 है ना यहाँ। कंपेयर का मतलब ये है कि आपको बताना है कि पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ज़्यादा है कम है, और क्यू पॉइंट पर कैसा है, ज़्यादा है कम है। ठीक है, बताना है। तो हमें तो पता है भाई साहब कि कॉयल के अंदर जहाँ भी, ठीक है, जो भी पॉइंट हो, सारे के सारे पॉइंट्स में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम होता है। अब बोलोगे भाई क्यों भाई सेम क्यों? बिकॉज कॉयल के अंदर ऐसे पैरेलल और इक्विडिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं। आपको ने बताया था कि पैरेलल और इक्विडिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कह सकते हो उसको, उनमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का वैल्यू सेम ही रहता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेम ही रहता है, चेंज नहीं होता। ठीक है, तो पी पॉइंट पर जो होगा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड का, वही क्यू पॉइंट पर भी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखना है कि मैग्नेटिक फील्ड एंड सेम होगा। ठीक है, इट विल बी सेम। सेम क्यों होगा? सेम इसलिए होगा बिकॉज आपको लिखना है कि द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलिनॉइड इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म आपको लिखना है डेट इज इट इज इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, बस इतना लिखना है और कुछ नहीं। ठीक है, ये लिखोगे फुल मार्क्स। चलिए भाई, ठीक है, लिख देता हूँ कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को मैंने लिख दिया शॉर्टकट में MF। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, स्टेट वन वे इन व्हिच द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए करंट कैरिंग हेलिकल कॉइल कैन बी चेंज्ड। अब इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो चेंज करने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन हैं। क्या? पहला, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ चेंज कर सकते हो। दूसरा, करंट के मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तीसरा, कोर मीडियम को चेंज कर सकते हो। ठीक है, बस वही लिखना है। पहला, स्ट्रेंथ ऑफ करंट या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, और तीसरा, कोर मीडियम। बस ये तीनों ही तो फैक्टर्स हैं जिनके कारण से आप क्या कर सकते हो, जिनके कारण से आप इसको चेंज कर सकते हो, है ना। हो गया आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 आ जाते हैं 29। Nia looked at an object X that was kept near her. She could see it clearly. She then looked at object Y which was kept farther away. She could see object Y also clearly. Which part of the eye enables a person to see clearly both objects that are near and close, near and those that are far away? Why? तो हमारे कौन सा मतलब आई का कौन सा पार्ट ऐसा करने के लिए हमें कैपेबिलिटी देता है? तो ऑब्वियसली तुम बोलोगे भाई हमारा आई लेंस। ठीक है, इसका आंसर होगा आई लेंस। अब वाई बोला है, वाई क्यों? आई लेंस ही क्यों? बिकॉज आई लेंस जो है वो हमारा आई लेंस अपना शेप चेंज कर सकता है, चेंज करके वो दूर के मतलब यू कैन से रेज, लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ए नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को परफेक्टली फोकस करवा सकता है हमारे रेटिना पर, जिसको हम कहते हैं एकोमोडेशन ऑफ एन आई। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एकोमोडेटिंग पावर ऑफ आवर आई लेंस, जिसके कारण वो ये कर पाता है। तो हम पास का भी देख सकते हैं एकदम साफ साफ, और दूर का भी देख सकते हैं एकदम साफ साफ। ठीक है, बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, है ना। डिस्क्राइब द आई चेंजेस दैट एनेबल नियर बाय ऑब्जेक्ट्स टू बी सीन। अब नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हमारे जो सिलियरी मसल्स होते हैं वो हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या हो जाते हैं? वो हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट, और
कॉन्ट्रैक्ट होने पर उनका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उनके वजह से तुम्हारा सिलियरी मसल्स जो होता है, ठीक है, वो अपने आइलैंड्स को थिक कर देता है, ठीक है, मेकिंग इट थिकर करने के बाद और राउंडेड बना देता है। अब हमें पता है कि जो मोटा लेंस होते हैं उनका पावर ज़्यादा होता है, तो पावर ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, वो ज़्यादा रिफ्रैक्ट करेगा। तो हमें पता है कि पास से जो राइट रे जाते हैं वो कुछ डाइवर्जिंग जाते हैं ना, तो उनको रिफ्रैक्ट करने के लिए बहुत पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हमारे आँखें क्या करती है, हमारे आँखें गोल मटोल हो जाते हैं, जिससे कि एकदम परफेक्टली वो हमारे रेटिना पर फोकस करवा पाए। क्लियर? तो ये हो जाएगा इसका, ठीक है। तो सिंपल सी बात है भाई, डिक्रीज इन फोकल लेंथ, ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। और सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जिससे कि हमारा आइलेंस मोटा हो जाता है और इसका पावर बढ़ जाता है, जिसके कारण हम देख पाते हैं क्लोज के ऑब्जेक्ट्स या फिर नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, लिखना खुद। फिर दूर के ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या करेंगे, दूर के ऑब्जेक्ट्स के लिए हमारे सिलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्स होने का मतलब क्या, कि रिलैक्स होने से क्या होता है कि जो हमारा आइलेंस है वो पतला हो जाता है। पतला होने पर क्या होता है, वो थिन हो जाता है। और हमें पता है कि पतले लेंसेज के फोकल लेंथ ज़्यादा होते हैं, इंक्रीज इन फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इंक्रीज होने पर वो दूर से आने वाले रेस को भी आराम से फोकस कर पाते हैं रेटिना पर। क्लियर? ओके। तो इंक्रीज इन फोकल लेंथ, ओके, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पर। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। इफ द इमेज फॉर्म्ड by a lens for all positions of an object placed in front of it is always erect and diminished, what is the nature of the lens? तो पूछा गया है कि एक इमेज जो बनता है एक लेंस से, जिसको तुम एक लेंस के कहीं भी रख सकते हो, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, डबल ऑफ फोकल लेंथ या फिर इसके पीछे या फिर इसके बीच में, कहीं भी रखोगे तो तुमको हमेशा इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज ही मिल रहा है। तो कैसा टाइप का लेंस है भाई? तो हमेशा ये इरेक्ट और डिमिनिश्ड मतलब क्या, हमारा कॉन्केव लेंस के बिना और कोई हो ही नहीं सकता ये, ठीक है। वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड हमेशा कौन बना सकता है भाई? हमेशा कॉन्केव लेंस, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, इसके बाद ड्रॉ ए रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द पावर ऑफ दिस लेंस इज 10 डायोप्टर, देन व्हाट इज द फोकल लेंथ इन द कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। तो डायग्राम ड्रॉ कर देना है आपको दो केसेस, ठीक है। पहला केस क्या है, इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या पर है, एनीवेयर बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, ठीक है, एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। दो ही तो केसेस है यार, दो ही केसेस ड्रॉ कर दो, दो ही तो केसेस है और क्या, ठीक है। मतलब एक इनफाइनाइट डिस्टेंस, एक फाइनाइट डिस्टेंस, और क्या चाहिए भाई, सिंपल ड्रॉ कर देना दो डायग्राम्स। अब पावर गिवन है ना, तो हमें पता है कि कॉन्केव लेंस का पावर होता है नेगेटिव में, तो फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ होगा वन बाई पावर, मतलब -1/10। अब मीटर में होगा बिकॉज 1 बाई लिखा है ना, तो मतलब 0.1, -0.1 मीटर इज द फोकल लेंथ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन सिस्टम। डन, -0.1 मीटर या फिर 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, ओके, ईजी था। इसके बाद स्टूडेंट वांट्स टू यूज एन इलेक्ट्रिक हीटर, एन इलेक्ट्रिक बल्ब एन इलेक्ट्रिक फैन साइमल्टेनियसली, हाउ शुड दिस गैजेट्स बी कनेक्टेड विद द मेन्स? कैसे कनेक्ट करना है बोलने की ज़रूरत नहीं है, पैरेलल में कनेक्ट करो हमेशा। अब जस्टिफाई आंसर फॉर गिविंग 2 रीज़न। पहला रीज़न है कि पैरेलल में कनेक्ट करने से वो क्या कर सकता है, अगर एक ऑब्जेक्ट खराब हो जाए, मतलब अगर एक अप्लायंस खराब हो जाए तो बाकी के एकदम मस्त चलेंगे, मस्त। और दूसरा रीज़न है कि पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहता है, तो सबको, हर एक अप्लायंस को वही वोल्टेज में काम करने का मौका मिलता है, ठीक है, जो मेन सप्लाई से आ रहा है, ठीक है, तो वो परफेक्टली वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, इसके बाद व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक फ्यूज़? इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एक सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है, एक थिन वायर होता है जो टीन लेड एलॉय का बना हुआ होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है लेकिन रेजिस्टिविटी हाई होता है, और उसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है कि जब सर्किट में ज़्यादा करंट फ्लो करे तो वो पिघल के सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगा और अप्लायंसेस को बचा लेगा। सिंपल। हाउ इज इट कनेक्टेड इन सीरीज? सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, बोल ही दिया मैंने। डन, ओके। Distinguish between esterification reaction and saponification reactions with the help of the chemical equations for each state. One use of each, that is esters and saponification process. Okay.
तो इक्वेशंस लिखोगे या फिर मैं लिख दूँ भाई? लिख ही देता हूँ, ठीक है। मैं तो हमेशा लिख रहा हूँ ना। अच्छा, मेरे तो लिखा ही हुआ है ना, लिखा ही होगा नहीं, लिखा नहीं है, लिखा नहीं। हाँ हाँ, लिख लेता हूँ। वैसे भी मेरा ही प्रैक्टिस हो जाएगा, तुम्हारा भी प्रैक्टिस हो जाएगा, मेरा भी प्रैक्टिस होगा, तुम्हारा भी प्रैक्टिस होगा, सबका प्रैक्टिस होगा। हो गया। स्टेट्स तुम लिख लेना भाई, स्टेट्स तुम लिख लेना, स्टेट्स, और बैलेंस भी कर देना। बैलेंस है आई गेस, नहीं बैलेंस नहीं है बैलेंस करो बैठे बैठे इसको। अच्छा, इसके बाद ये तो हो गया जे क्या बोलते हैं आया एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। और सेपोनिफिकेशन कौन सा? सिंपली एस्टर को ही हमें बेसिक हाइड्रोलिसिस करना है। CH3COO C2H5 प्लस NaOH डाल लिया, बेस स्ट्रॉन्ग बेस है। तो क्या मिलेगा? पहले तो आपको दारू मिलेगा, नॉट दारू, इट इज़ एल्कोहल बेटे, सॉरी इथेनॉल, ठीक है। दारू मत बोलो भाई, इसको बुरा लगेगा इसको, क्या बात कर रहे हो तुम। CH3COO Na होता है, ठीक है, हो गया। अब एस्टर का यूज़ क्या है भाई? एस्टर को परफ्यूम्स में यूज़ किया जाता है सिंपली, ओके, परफ्यूम्स में यूज़ किया जाता है, आइसक्रीम्स में, ठीक है, फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट, और कोल्ड ड्रिंक्स में भी यूज़ होता है कभी कभी, ठीक है। तो यूजेस क्या है? पहला एक एस्टर का यूजेस लिख देता हूँ। एस्टर का यूजेस है भाई परफ्यूम, आर्टिफिशियल में, परफ्यूम ही लिखो भाई, स्टेट वन यूज़ बोला तो परफ्यूम लिखो, परफ्यूम बनाने में। फिर कोल्ड ड्रिंक्स में भी यूज़ किया जाता है एज ए आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट। और सेपोनिफिकेशन रिएक्शन का, सेपोनिफिकेशन प्रोसेस का नाम में गिवन है, सोप बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, सोप्स बनाने के लिए यूज़ होता है। कौन सा? सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। क्लियर, ओके, हो गया 33 का ए। ना और वाला क्वेश्चन, राइट 3 डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस शोइंग द कन्वर्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड टू सोडियम इथेनॉइड। सोडियम इथेनॉइड में कनेक्ट, सोडियम इथेनॉइड कौन सा है भाई? हमारा ये वाला सोडियम इथेनॉइड है, ये हमारा सोडियम इथेनॉइड। तो ऐसे 3 रिएक्शंस है जिनमें तुमको इथेनॉइक एसिड को तुमको सोडियम इथेनॉइड में मतलब मिलेगा तुमको, क्या बोलते इसको, करने के बाद, ओके। तो पहला तो भाई अपना ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ये कर सकते हो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दूसरा है बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के साथ, लेकिन उसमें प्रोडक्ट अलग होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाएगा बस। क्लियर? तो ये तो हो गया, तुमको सोडियम इथेनॉइड मिलेगा, देखो यहाँ पे भी मिला, यहाँ पे भी मिला। तो ऑप्शन बी हो चुका है, सर ऑप्शन बी नहीं, क्वेश्चन नंबर बी हो चुका है। इसके बाद आइए देखते हैं, a compound A with a molecular formula C2H4O2 reacts with a base to give salt and water. Identify A, state its nature and the name of the functional group it possesses, and write the chemical equation for the reaction involved. तो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर देता है, आइडेंटिफाई ए नेचर। तो 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन होने वाले भाई या तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, या तो एस्टर है। तो C2 है, ठीक है, लेकिन एस्टर होने के लिए भाई CH3COO C2H5। तो यहाँ पर कार्बन तो 2 नहीं है, 2 से बहुत ज़्यादा है, तो ये बनता है एक्चुअली हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनता है, इसको याद रखना, ठीक है, इसको हमेशा याद रखना, C2H4O2 इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। अच्छा, अब हमें देखा था कार्बोक्सिलिक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट किया तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाउ फंक्शनल ग्रुप क्या है भाई? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत लोग गलत पढ़ाते हैं कि फंक्शनल ग्रुप होता है कि एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, नहीं, एल्कोहल इज नॉट द फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल इज द क्लास ऑफ कंपाउंड ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप। तो भाई एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है? हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। तो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या है? कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप का क्लास ऑफ कंपाउंड होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। Carboxylic acid is not a functional group, it is a class of compounds. गलत पढ़ाया जाता है स्कूलों में कि भाई ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, नहीं भाई, फंक्शनल ग्रुप होता है इसका कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि एस्टर का कार्बो एल्कोक्सी फंक्शनल ग्रुप, कार्बो एल्कोक्सी फंक्शनल ग्रुप। फिर कीटोन का तुम्हारा कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। फिर एल्डिहाइड का एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। एक्चुअली ये दोनों कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के अंदर में आते हैं,
लेकिन इसको सेपरेटली पढ़ाया जाता है ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना, झमेला ना लग जाए, झमेला लगते हैं बहुत सारे। फिर अपना कीटोन हो गया, कीटोन एल्डिहाइड, एल्कोहल को तो बोल दिया हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, और तो बाकी नहीं है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। आपको लिख के आना है भाई, इसको एग्जाम में नहीं काटेंगे, कोई काट नहीं पाएगा इसको। क्यों काटेंगे भाई, क्यों काटेंगे, तुमने गलत थोड़ी लिखा है, एनसीईआरटी में भी लिखा है क्लास ऑफ कंपाउंड्स, वहाँ पर फंक्शनल ग्रुप थोड़ी लिखा। फिर आपको लिखना है कि क्लास ऑफ कंपाउंड्स क्या है, क्लास ऑफ कंपाउंड्स है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर, ये होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो गलत मत पढ़ो, ठीक है, गलत मत पढ़ो, गलत मत पढ़ो, ठीक है, गलत मत पढ़ो, ठीक है। नाउ राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड, दिखा दो भाई ये वाला रिएक्शन, ठीक है, ये वाला रिएक्शन, क्लियर, ओके। इसके बाद when the above stated compound A reacts with another compound B having molecular formula this in the presence of an acid a sweet smelling, अरे भाई एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, ठीक है। आइडेंटिफाई बी क्या होगा हमारा इथेनॉल, और सी क्या होगा एस्टर हमारा, ये तो इजी है, बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। स्टेट द रोल ऑफ एसिड, तो यहाँ पर जो हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो दो तरीके का काम करता है, एक है पॉजिटिव कैटलिस्ट मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, दूसरा है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर को खींचने का काम, ठीक है, वाटर को बाहर खींच के निकालने का काम, ठीक है। दोनों काम कर रहे हैं कौन, हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन दिस केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में बहुत बार लिखा है भाई, तुम लिख लो भाई, प्लीज़ लिख लो। अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, लिख लो भाई। मैच द फॉलोइंग pH वैल्यूज गिवन बिलो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड गैस्ट्रिक जूस, ब्राइन एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। याद रखना एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड 13 होता है और कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड 14 होता है, ओके। नाउ सी, तो एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड 13 होगा, क्लियर, सबसे ज़्यादा सबसे बेसिक होगा। फिर ब्राइन क्या है, ब्राइन है सोडियम क्लोराइड का एक सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड का एक एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड तो खुद ही न्यूट्रल सॉल्ट है ना, सोडियम क्लोराइड इज एक न्यूट्रल सॉल्ट, तो उसका जो सोल्यूशन होगा क्या वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा, नहीं यार न्यूट्रल ही होगा, तो 7 होगा इसका, इजी, ये 13 होगा, ये 7 होगा। गैस्ट्रिक जूसेस में एसिडिक होते हैं तो इसका pH 1, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, बेसिक है, MgOH2 बेसिक है, तो इसका ऑब्वियसली 10 होगा, ज़्यादा होगा, क्लियर हो गया, डन हो गया, इजीली हो गया। नाउ Amit and Rita decided to bake a cake and added baking soda to the cake batter. Okay. Explain with a balanced chemical reaction the role of the baking soda. Mention any other use of baking soda. तो mention the role of baking soda क्या आप लिखोगे कि baking soda undergoes decomposition. बेकिंग सोडा का डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने के पर मतलब हीट करने पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन होकर सोडियम कार्बोनेट वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस एस्केप करता है, ठीक है, होल्स छोटे छोटे पोर्स बनाकर केक के अंदर सॉरी जो भी बोलो, तो होल छोटे छोटे होल से निकल जाते हैं और निकलते टाइम वो केक को फ्लफ़ी और सॉफ्ट बना के जाते हैं, ठीक है। इसलिए सोडियम बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है, लेकिन अभी बेकिंग पाउडर ज़्यादा यूज़ होता है बिकॉज बेकिंग सोडा हैज़ ए बीटर टेस्ट, ओके, कड़वा टेस्ट है, ठीक है। ना मेंशन एनी अदर यूज़ ऑफ बेकिंग सोडा, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर, एंटासिड्स, इसके बाद बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ होता है, बहुत सारे यूजेस है। फिर अपने और क्या यूज़ है भाई, बेकिंग में तो बोल रहे थे ना, हाँ बेकिंग में बोला था, अच्छा एंटासिड भी बोला था, हाँ ठीक है, ओके। 36, तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला है कि अबव इमेज में एक थिन लेंस है जिसका फोकल लेंथ 5 मीटर है और इसका काइंड, अच्छा ये हमने सैम्पल पेपर 3 में नहीं किया था क्या ये क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन, अरे किया था यार, किया था मैंने, याद है मुझको, ये देखो सेम क्वेश्चन है, देखो सेम डिट्टो क्वेश्चन है, ये देखो सेम डिट्टो क्वेश्चन है, ठीक है, ऑलरेडी डन है, तो मैं और इसको करवा नहीं रहा, ठीक है। ऑब्वियसली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं,
तो इट इज़ ऑलरेडी डन. ओके, इट इज़ ऑलरेडी डन, already done in SQ3 solved 3 या फिर सैम्पल क्वेश्चन पेपर 3 में ऑलरेडी डन है. ओके, वैल्यू भी सेम है. चलिए, ए लेंस प्रोड्यूसेस ए मैग्निफिकेशन ऑफ -0.5. माइनस मतलब रियल एंड इन्वर्टेड और 0.5 मतलब डिमिनिश्ड साइज. ओके, इज इट ए कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस? तो रियल इमेज कौन बनाता है भाई? रियल इमेज तो कॉन्वेक्स लेंस ही बनाता है. और कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? कन्वर्जिंग. तो ये होगा कन्वर्जिंग या फिर कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, इट इज़ ए कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस, बिकॉज रियल इमेज सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस से ही बनते हैं. इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ ए रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस. तो ये काम करते हैं, यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, हमारे पास यहाँ पर है. ओके, सो मैग्निफिकेशन -0.5 है ना. ओके, सो बहुत सिंपल सा है. मैग्निफिकेशन है -0.5, मतलब कह सकते हो कि मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू -12. और मैग्निफिकेशन हमें पता है कि v/u के बराबर है. सो v/u इक्वल्स टू -12, मतलब 2v इक्वल्स टू u लिख सकता हूँ. ओके, नाउ वी हैव ए फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u. अब कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में आपको बताइए कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव में होता है, तो 6 सेंटीमीटर पॉजिटिव में होगा. 1/6 इक्वल्स टू 1/v और u के जगह पर -2v लिख दो, तो माइनस प्लस 1/2v. फिर यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ कुछ जगह जो मैं कर चुका हूँ ना, इसलिए जगह नहीं है ना वैसे भी. तो 1/6 इक्वल्स टू 2v एलसीएम और यहाँ पर 2 + 1 ये और ये कैंसिल 3, तो 3 × 3 v इक्वल्स टू 3 × 3 9. ओके, v इक्वल्स टू 3 × 3 9. ओके, सो v आ जाता है अपना पॉजिटिव 9 सेंटीमीटर. क्लियर? तो v आ गया, तो u कितना होगा? u नेगेटिव -18 सेंटीमीटर. क्लियर? -18 सेंटीमीटर. नाउ ऑप्टिकल सेंटर नहीं, सॉरी, फोकल लेंथ इज 6 सेंटीमीटर. तो फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर है, इसको अगर मैं डबल करूं तो 12 सेंटीमीटर. क्लियर? तो फॉर डबल ऑफ फोकल लेंथ से भी दूर ऑब्जेक्ट को रखा गया है. क्लियर? सो 2f2 पहले तुम ड्रॉ करो. 2f2 यहाँ पर ड्रॉ किया हमने. ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, यहाँ पर 2f1 और इस साइड में 2f2 की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ड्रॉ कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. रुको थोड़ा वेट करो, इसको मिटाना पड़ेगा, नहीं तो मिटाओ हो गया. ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर, तो अभी हम इसको ड्रॉ करते हैं. चलिए, अरे बाप रे, ये तो वैसे हो जाएगा ना. अब ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा 8. अब ठीक है. नाउ इट इज़ ओके. सो 2f2 हो जाएगा यहाँ पर. क्लियर? ओके, सो फोकल लेंथ मीन्स यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर. 2f1 मतलब डबल, मतलब 12 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट है 18 में, मतलब यहाँ पर बियॉन्ड 2f1. सो ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड 2f1. अब हमें पता है कि बियॉन्ड 2f1 जब ये ऑब्जेक्ट होता है तो वो कहाँ बनता है? बिटवीन f2 एंड 2f2 के बीच में बनता है. रुको, अरे यार ये भी तो देखो ऑब्जेक्ट बना है यहाँ पर. ठीक है, सॉरी, इमेज बना है यहाँ पर लाइक दिस. तो दिस इज AB our object and this is B' A' our image. तो
बन गया, इमेज फॉर्मेशन आपको ऐसे दिखाना है। सो बियॉन्ड 2f1 वाला केस है ये, ठीक है, ओके हो गया, समझ आ गया होगा, ओके। ए गर्ल वॉज प्लेइंग विथ ए थिन बीम ऑफ लाइट from a laser torch by directing it from different directions on a convex lens held vertically. She was surprised to see that in a particular direction the beam of light continues to move along the same direction after passing through the lens. State the reason for her observation. Draw a right diagram to show your support your answer. बहुत सिंपल है भाई, ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जहाँ से लाइट रे बेंड नहीं होता, मतलब अनडेविएटेड चला जाता है, तो आंसर होगा ऑप्टिकल सेंटर। तो तुमको क्या लिखना है, तुमको लिखना है कि जो लड़की है उसने जो लाइट का जो रे है उसको कहाँ से भेजा, उसने उसको ऑप्टिकल सेंटर से भेजा, है ना, ऑप्टिकल सेंटर से भेजा होगा, तभी तो कोई डेविएशन देखने को नहीं मिला, ठीक है। और आपको अभी वो जो ऑप्टिकल सेंटर से जाने पर कोई डेविएशन नहीं होता, इसका रे डायग्राम आपको बना देना है ना, बनाने के बाद आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, ओके। सो यू हैव टू राइट दैट द गर्ल मस्ट हैव डायरेक्टेड द रे ऑफ लाइट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर, हो गया। इसके बाद आपको लिखना है कि बिकॉज द रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर अनडेविएटेड, ओके। देन यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम लाइक दिस, कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ किया, अपर्चर ड्रॉ किया, फिर ऐसे अनडेविएटेड दिखा देना है, ठीक है, एरोस देना मत भूलना, बस हो गया, दिस इज डन इजीली। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में बोला है ऑब्जर्व द फॉलोइंग सोर्स केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज, ओके। यहाँ पर हीट दे रखे हैं हमने, क्लेम क्या बोलते हैं इसको, कॉपर रॉड में फ्लेम दे के रखा है, यहाँ पर एक नेल लगा के रखा गया है, फिर यहाँ पर एक वैक्स की मदद से यहाँ पर वैक्स लगा गया है, ठीक है, वैक्स, ठीक है। अब पूछा गया है कि कौन सा नेल पहले गिरेगा, तो सिंपल सा बात है भाई, हीट पहले यहाँ धीरे धीरे करके यहाँ ऐसे जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स होंगे, फिर वो धीरे धीरे करके हीट को ट्रांसफर करेंगे इस तरफ, तो जो पहले आएगा वो मेल्ट करेगा, तो नेल 4 पहले मेल्ट करेगा, सिंपल सा बात है भाई, सिंपल सी बात है, नेल 4 पहले मेल्ट करेगा। इन द अबव एक्सपेरिमेंट व्हाट शुड रिया कीप द सेम इन हर एक्टिविटी, तो क्या मतलब ऐसा क्या सेम रखना चाहिए जिससे कि सब मतलब एकदम यू कैन से कि ये पहले गिरेगा, फिर ये ऐसे करके मेल्ट होगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है भाई, नेल का मटेरियल सेम रखना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, नेल का मटेरियल सेम रखना पड़ेगा। अब इसके जगह पर मटेरियल ऑफ नेल्स की जगह पर तुम और भी लिख सकते हो कि अमाउंट ऑफ वैक्स, ठीक है, अमाउंट ऑफ वैक्स, यहाँ पर भी जितना अमाउंट वैक्स लगाया इसमें भी उतना ही लगाना पड़ेगा, उसमें भी इतना लगाना पड़ेगा, और इसमें भी सेम अमाउंट ऑफ वैक्स होना चाहिए, जिससे कि ऐसा ना हो कि इसमें ज़्यादा वैक्स लगा दिया और इसमें कम लगा दिया, तो इसको पिघलने में ज़्यादा टाइम लगा, इसलिए गिरने में टाइम ज़्यादा लगा, और ये कम वैक्स लगाया तो ये जल्दी गिर गया, ठीक है। तो सब कुछ फेयर एंड रिलायबल होना चाहिए, ठीक है, इसलिए नेल्स का मटेरियल भी सेम होना चाहिए और मटेरियल ऑफ द रॉड भी सेम होना चाहिए। इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द नेल्स भी होना चाहिए, बिकॉज अगर डिस्टेंस सेम नहीं होगा तो इसको ज़्यादा जल्दी हीट मिलेगा, और ये दूर में रखा गया तो इसमें हीट जाने में देर होगा, ठीक है ना। तो ऐसे चीज़ों को थोड़ा सा सेम रखना पड़ता है, जिससे कि जो टेस्ट हम कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसका ट्रू रिजल्ट हम अच्छे से क्या कर पाए, अच्छे से हम कैलकुलेट एनालाइज कर पाए, ठीक है ना। सो मटेरियल ऑफ नेल्स, अमाउंट ऑफ वैक्स, ओके, ये आपको सेम रखना चाहिए रिया को, ओके। व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ कॉपर वाज रिप्लेस्ड बाय लेड, नाउ यू नो लेड इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर तुम लेड को इस कॉपर रॉड के जगह पर रखोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, क्यों, बिकॉज लेड इज़ द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो ये हीट को अलाउ नहीं करेगा ज़्यादा पास थ्रू करने में, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, हीट जाएगा, पास करेगा, लेकिन बहुत कम अमाउंट और बहुत धीरे धीरे, जिससे क्या होगा, जो नेल्स है उनका गिरने का टाइम और भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। जितने टाइम में नेल 4 नेल 3 गिर रहा था, उससे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसको गिरने में, अगर तुम इसको कॉपर के जगह पर लेड का अगर तुम रॉड लगाते हो, बिकॉज लेड इज़ द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन है, वाई सिल्वर एंड कॉपर आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनको गुड कंडक्टर्स क्यों बोला जाता है। सिंपल सा फंडा है,
कि ये लोग अपने अंदर से, अपने मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया से इजीली हीट को अलाउ करते हैं पास थ्रू होने के लिए। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, कोई मतलब रुकावट नहीं देते हैं, ज़्यादा देते हैं, ये रुकावट ज़ीरो नहीं हो सकता, देते हैं रुकावट लेकिन बहुत कम देते हैं, जिसके कारण एकदम आसानी से हीट क्या कर सकता है, जा सकता है इसके अंदर से, पास थ्रू कर सकता है, इसलिए ठीक है इनको कहा जाता है गुड कंडक्टर्स। बस सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे। हो गया 37 हो गया। नाउ 37 के बाद आ जाता है लास्ट क्वेश्चन 39। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके रखो। ठीक है, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ भी सकता है, क्या पता। ठीक है, आने के चांसेस है। तो डिफरेंट लाइट्स के वेवलेंथ गिवन है, ये है एंगस्ट्रॉम, दिस इज एंगस्ट्रॉम, ए के ऊपर एक ऐसा, ठीक है, इसको कहते हैं एंगस्ट्रॉम, ये एक यूनिट है। ठीक है, घबराना मत, एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, ये एक यूनिट है, ये बायोलॉजी में भी आपको देखने को मिला होगा चैप्टर सेल में, है ना, माइक्रोन, उसके साथ भी एंगस्ट्रॉम था थोड़ा थोड़ा, मिली माइक्रोन, मिलीमीटर, उसके बाद माइक्रोमीटर। ठीक है, बहुत कुछ है। तो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा एज यूजुअल। द phenomenon of splitting of white light into 7 colors when it passes through a glass prism is called dispersion of light. Okay, number 1, name the quantity which depends upon the speed of white light. कौन सा क्वांटिटी स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है? ये है वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट स्पीड पे डिपेंड करता है। स्पीड ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ भी ज़्यादा होगा, और अगर स्पीड कम हुआ तो वेवलेंथ भी कम होगा। क्लियर, सिंपल सी बात। इसके बाद क्या, Which color of light ray travels with high speed? Obviously रेड कलर। ठीक है, लाल कलर, रेड कलर। ठीक है, इसलिए ज़्यादा दिखता है हमें, एकदम विजिबल दिखता है, ज़्यादा वेवलेंथ ज़्यादा है इसलिए स्पीड ज़्यादा है। ओके, और डेविएट भी कम होता है, मतलब रिफ्रैक्ट भी कम होता है। ठीक है, बेंडिंग ज़्यादा, रिफ्रैक्ट होकर बेंडिंग बहुत कम होता है बिकॉज स्पीड ज़्यादा और वेवलेंथ ज़्यादा है। डिफाइन डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट, भाई यहाँ पर ही डिफिनेशन गिवन है, यहाँ से लिख लो। ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट थ्रू द प्रिज्म, करवा चुका हूँ मैं, कर लेना, इजी है। अब ये क्वेश्चन देखो, डिस्पर्शन बेस्ड ऑन व्हाट, डिस्पर्शन किस लिए होता है, डिस्पर्शन का कॉज क्या है? ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बिकॉज अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो डिस्पर्शन होता ही नहीं। ठीक है, डिस्पर्शन होने का असली वजह क्या है? रिफ्रैक्शन। ठीक है, बेंडिंग, हर एक कलर का डिफरेंट बेंडिंग है, इसलिए हमें डिस्पर्शन देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। इसके बाद हो गया अपना ये लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वायलेट रे इफ इट ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें वायलेट रे का फ्रीक्वेंसी निकालना है अगर इसका स्पीड 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो मैंने ऑलरेडी करके रखा है। ठीक है, तो देखो वेवलेंथ क्वेश्चन में, मतलब यहाँ से टेबल से उठा लो, वेवलेंथ गिवन है 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो हमने साउंड चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि स्पीड और वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू क्या, लैम्डा, मतलब वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी को क्या कहते थे हम? न्यू कहते थे। ठीक है ना, न्यू, NEU, न्यू। ठीक है, सो स्पीड ऑफ द वेलोसिटी कह सकते हो, स्पीड या वेलोसिटी इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो इस फॉर्मूले के मदद से हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी को निकाल लेंगे हमारा। तो वेवलेंथ तो 4000 एंगस्ट्रॉम है, लेकिन एंगस्ट्रॉम को हमें क्या करना पड़ेगा? मीटर पर सेकेंड में, या फिर सॉरी मीटर पर सेकेंड नहीं, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वेवलेंथ को। ठीक है, अब 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू कितना? 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो ये बात याद रखना कि एंगस्ट्रॉम और मीटर में क्या रिलेशन है। 1 एंगस्ट्रॉम, ये भी लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर, ये है एंगस्ट्रॉम और मीटर के अंदर रिलेशन, याद रखना इसको। ठीक है, आ सकता है क्वेश्चन, कोई मतलब यू कैन से गारंटी नहीं है कि नहीं आएगा, आ सकता है भाई, आ भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ भी आ सकता है, तो कुछ भी के लिए कुछ भी प्रिपेयर करना पड़ेगा ना। ओके, वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम, तो
तुम इसको लिख सकते हो 4000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। क्लियर, लिख लिया, मीटर में लिख लिया, बिकॉज मीटर पर सेकंड में है ना, तो हम एंगस्ट्रॉम से नहीं कर सकते इसको, तो मीटर में हम इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। स्पीड हमें पता है या फिर वेलोसिटी पता है, 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर। अच्छा, अब फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, स्पीड इक्वल्स टू, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है इंटू लैम्डा, मतलब वेवलेंथ। ओके, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी होगा स्पीड बाय लैम्डा। तो स्पीड है 1.5 इंटू 10⁸ और लैम्डा है 4000 इंटू 10⁻⁻10। अब इसके साथ इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, तो क्या मिलता है देखो, करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसमें डायरेक्ट आंसर दिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। तो 1.5 को तुम अगर 4000 से डिवाइड करते हो, तुमको क्या मिलता है, तुमको मैं यहाँ दिखाता हूँ। ओके, यहाँ दिखाता हूँ, कहाँ दिखाऊँ, यहाँ दिखाता हूँ, ऐसे दिखाता हूँ तो अच्छा होगा। वेट, रुको रुको रुको, रुको 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 रुको, ये इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, अब ठीक है, देखो, तो इसका कैलकुलेशन दिखाता हूँ। 1.5 बाई 4000, ठीक है, इनटू, अब बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर हो जाती है माइनस, तो 8 माइनस -10। सो 1.5 डिवाइडेड बाई 4000 होता है 0.000375 इंटू 10⁻, प्लस हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। क्लियर, इतना मीटर, ओ सॉरी मीटर नहीं, फ्रीक्वेंसी है ना, हर्ट्ज में होगा, सॉरी, इतना हर्ट्ज। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें चेंज करना है ऐसे फॉर्मेट में। ठीक है, अब ये हमारा स्टैंडर्ड है कि 3 पॉइंट लगाना पड़ता है, एक घर छोड़कर फिर पॉइंट, तो हमें इसको एक घर छोड़ना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले इसको तुम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। कैसे, देखो, अगर मैं 3.75 लिखता हूँ तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5। क्लियर, 3 तक काउंट करो, 5 पॉइंट से काउंट करना। ठीक है, पॉइंट से काउंटिंग स्टार्ट करना, 1 2 3 4 5। क्लियर, 5 आ गया। सो 3.75 इंटू 10⁵ ऐसा है क्या? एक्चुअली ये -4 होगा, पॉइंट से काउंटिंग स्टार्ट नहीं होगा। ओके, ऐसा होगा। ठीक है, अब -4 क्यों, वाई -4? बिकॉज ये 0.000375 है। अगर ये ऐसा होता 375,000, तब हमें देना पड़ता पॉजिटिव में। ठीक है, पॉजिटिव में समथिंग कुछ पावर देता, पॉजिटिव में कुछ पावर देता। ठीक है, लेकिन क्योंकि डेसिमल में है, 0 पॉइंट ऐसा है, तब तुमको नेगेटिव पावर देना पड़ता है। ठीक है, कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगा, 0 से 1 2 3 4, 3 तक होगा, बिकॉज 3 तक है, इसके बाद पॉइंट है, तो पॉइंट के आगे तक जितना भी है काउंट करो, 1 2 3 4, तो 10⁻⁻4 इंटू 10⁻18 हर्ट्स। क्लियर, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में तो पावर हो जाएंगे प्लस, 3.75 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 18, जो कि होता है कितना, प्लस करने के बाद 14 हर्ट्स। तो ऐसे करके तुमको ये मिला। क्लियर, तो ये है बीच का कैलकुलेशन, डन है। और इसी की तरह हमारा फ्रीक्वेंसी आ जाता है दिस, और हमारा आंसर इसका आ जाता है 3.75 इंटू 10⁻14 हर्ट्स इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वायलेट रे इफ इट ट्रेवल्स विद द स्पीड 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हो गया, and this is our answer. So frequency of the violet ray is this, and hence we can say we can bid a goodbye to our solved 4. Okay, solved 4 हमारा complete हो चुका है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम किसके साथ, सैम्पल पेपर 5 के साथ लास्ट है। इसके बाद हमारा साइंस का सैम्पल पेपर भी ख़त्म हो जाएगा, मैथ्स का भी बाकी है, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल हो रहा है हमारा, ओजवाल का भी बाकी है, वही बहुत कुछ बाकी है, ठीक है, आई नो हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।